नमस्कार दोस्तों। आज अपने छत्तीसगढ़ में दैनिक भास्कर पेपर में एक खबर छपा हुआ है। बहुत मज़ेदार खबर है, पढ़ना चाहिए आदमी को। स्कूल टीचर द्वारा जनवरी फरवरी फादर मदर आइस नोज़ ईयर ये सब की स्पेलिंग के बारे में कि उन्हें जो है इंग्लिश पढ़ाना नहीं आता है। इंग्लिश पढ़ाना नहीं आता है। जब उस शिक्षक को इंग्लिश पढ़ाना नहीं आता है तो जिम्मेदार कौन? जिम्मेदारी तो भाई उस समिति की होनी चाहिए जिस समिति ने इनकी नियुक्ति की थी। इनके मार्कशीट को छानबीन समिति द्वारा जांच किया गया, नौकरी दिया गया। अब आज जब इनको स्कूल का नाम है भैरवपुर, बलरामपुर ज़िले में पड़ता है, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर ज़िले में पड़ता है भैरवपुर। यहाँ के शिक्षक हैं जिनके द्वारा आज इस पेपर के माध्यम से पढ़ने से ये पता चलता है कि इनको अंग्रेजी पढ़ानी नहीं आती है। तो ये इनकी नौकरी आज तो लगी नहीं है। इनकी नौकरी लगे नहीं भी तो 5 साल 6 साल या 7 साल हो गया होगा। क्या आज तक किसी ने जांच किया कि इनको पढ़ाना नहीं आता है? किसी भी नौकरी में जाने से पहले अभ्यर्थी को फॉर्म भरना होता है, मार्कशीट, अपनी अंक सूची उस आवेदन फॉर्म के साथ पुटअप करना रहता है। मतलब उसमें संलग्न करके अमुक विभाग में जमा करना रहता है। अब आज के डेट में ये बोला जाए कि इनकी शिक्षा अधूरी है, गलत है, तो जिम्मेदारी तो भाई उस विभाग की बनती है, उस समिति की बनती है कि कौन उस समिति में कौन थे जिन्होंने उस समिति में इनके आवेदन पत्रों और दस्तावेज़ों की जांच की थी। जांच का विषय ये होना चाहिए, ना कि इनके ऊपर उंगली उठाई जाए। उंगली उठाई भी जाए क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। आप गलत शिक्षा क्यों दे रहे हैं? अगर आपको शिक्षा ही देनी है तो भाई आप घर से प्रिपेयर होके जाइए ना। आप स्वयं पढ़िए। एक समय होता है, एक समय के बाद आदमी क्या होता है, भूल जाता है या याददाश्त कमज़ोर होने लगते हैं। लेकिन स्कूल में जाने से पहले आप स्वयं प्रिपेयर होके जाइए। मतलब आप तैयारी करिए। भाई हम इस विषय के टीचर हैं तो हमको उस स्कूल में उस 50 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे या 35, 48 जितने बच्चे आपके कक्षा में दर्ज हैं, उस बच्चों को हमको ये शिक्षा देनी है। अब आप जाएंगे और तत्काल क्लास में घुस जाएंगे, उसके बाद लगेंगे शिक्षा देने के लिए, तो भैया क्या होता है, हो सकता है आपके दिमाग से कुछ निकल जाए, कुछ उड़ जाए। इसलिए आप कक्षा में बच्चों को शिक्षा देने जाने से पहले एक तैयारी कर लें ताकि आपका मनोबल वहाँ बढ़ सके, आप बच्चों के सामने बच्चों को सही शिक्षा दे सकें। अब आप अचानक से अगर किसी कक्षा में चले जाएंगे और आपको आज हमें जो पाठ पढ़ाना है उस पाठ में आप
तैयारी नहीं करेंगे तो होता है, गलतियां होती हैं, मनुष्य है, मनुष्य से, हर मनुष्य से गलतियां होती हैं, कोई भगवान या ईश्वर तो नहीं है, ईश्वर से भी गलतियां होती हैं। ईश्वर मनुष्य को बनाया है तो किसी को ज़्यादा दिमाग दिया है, किसी को कम दिमाग दिया है, किसी को दिया ही नहीं है। अब इसलिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, जाएं तो एकदम तैयारी करके जाएं। और इस प्रकार की खबरें पढ़ने के बाद ना मन थोड़ा सा दुखी हो जाता है। मन इसलिए दुखी होता है क्योंकि भविष्य आपका नहीं है, भविष्य बच्चों का है। बच्चों के भविष्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तैयारी करके जाना चाहिए। शिक्षा एक ऐसा मार्ग है जिसे बच्चों को उनके भविष्य के लिए, उनके आने वाले दिनों के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म, एक स्टेशन दिया जाता है, एक मंच दिया जाता है, जिससे बच्चों में विकास होता है। बच्चे सही और गलत का फ़र्क महसूस करते हैं। अगर वो शुरू से गलत पढ़ेंगे तो वो उनमें ना सच अच्छाई और बुराई में कोई फ़र्क नहीं होगा, सही और गलत का कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए कभी भी कक्षा जाएं तो अच्छे से तैयारी करके जाएं। इसलिए क्या है, उंगली किसी के ऊपर उठानी नहीं चाहिए। उंगली अगर उठाना ही है ना तो समितियों पर उठाइए, जो समितियां इन्हें बहाल करती हैं। बहाल मतलब हमने आवेदन किया उस विभाग में, उस विभाग का कर्तव्य बनता है कि हमारे हर प्रकार के मार्कशीट, अनुभव, जाति, निवास, इस सब की बारीकी से जांच की जाए। इस पेपर में एक लाइन दिया हुआ है, एक बहुत अच्छा लाइन दिया हुआ है, मैं उसे पढ़ना चाहूँगा कि ओपन परीक्षा, अच्छे अंक पाने के लिए ओपन परीक्षा दिया जाता है। बिल्कुल सही है। और यहाँ जो है नकल जो है खुलेआम होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दैनिक भास्कर पेपर में छपा हुआ है। मैं अपने आप से या अपने मन से इस लाइन का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। इन परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर नौकरी पाने वाले छात्रों को सही तरीके से नहीं पढ़ा पाते हैं। अब आप बताइए, जो नकल करके खुद पढ़ा है वो कहाँ से दूसरों को पढ़ाएगा। इतना ही नहीं, ऐसे कई कॉलेज हैं जो बीएड व डीएड तक की डिग्री बिना क्लास जाए मोटी रकम लेकर अच्छे अंकों से पास कर दे रहे हैं। भैया बीएड और डीएड जो एक बेस होता है शिक्षक का, मतलब एक ट्रेनिंग होती है, एक ऐसा मतलब प्रशिक्षण केंद्र है जहाँ पर ये सिखाया जाता है कि बच्चों को किस प्रकार पढ़ाया जाता है, किस प्रकार उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। ये सब की ट्रेनिंग बीएड और डीएड में दी जाती है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे कई कॉलेज हैं जहाँ पर पैसा लेकर इन डिग्रियों को दिया जाता है, मतलब बेचा जाता है। इसके आधार पर भर्ती हुए शिक्षक सही तरीके से नहीं पढ़ा पाते हैं और खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। सही चीज़ लिखा हुआ है। मैं भी मानता हूँ कि ये केवल जो ये फर्जी दस्तावेज़ों का जो समस्या है वो केवल एक विभाग में नहीं है, हर विभाग में है। कई ऐसे विभाग हैं
जिनको लिखना तक नहीं आता है और उनके पास डिग्री, अरे भैया मत पूछो, एक से एक डिग्री है। मतलब ना, अगर कोई हर विभाग में आरटीआई लगाए ना, तो इतने ज़्यादा फर्जी लोग निकलेंगे ना कि आप दिमाग काम नहीं करेगा। मतलब आप आश्चर्य करेंगे कि ऐसे लोगों को दिमाग आता कहाँ है भैया, कहाँ से ये दिमाग लाते हैं कि जो इस प्रकार का कार्य कर जाते हैं। मतलब फर्जी डिग्रियां। और सोचिए, अरे हम जैसे युवा भैया बेरोजगार हैं, संविदा में नौकरी कर रहे हैं। कई मेरे जैसे कई युवा, कई नौजवान जो हैं बेचारे बेरोजगार पड़े हुए हैं। उनके पास पैसा नहीं है कि फर्जी डिग्रियां लेकर ऐसे ऐसे पदों पर जाएं और पढ़ाएं। 30,000, 40,000, 25,000, 18,000, 22,000 की नौकरी करें। पैसा नहीं है। पैसा रहता तो हम भी डिग्री बना लेते, लेकिन नहीं। हाँ, अब ये है कि जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन की है। देखिए, बहुत से लोग ये सोचते हैं ना कि प्रशासन प्रशासन केवल पुलिस विभाग को नहीं बोला जाता है। शासन और प्रशासन, शासन वो होते हैं जो मंत्री नेता चलाते हैं, उसे शासन। और जो प्रशासन, केवल पुलिस विभाग को प्रशासन नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि उस प्रशासनिक अमले में बहुत से विभाग आ जाते हैं। जैसे स्वास्थ्य विभाग हो गया, महिला बाल विकास हो गया, पंचायत हो गया। ये सब क्या है, ये प्रशासनिक तंत्र के विभिन्न भाग हैं। अगर हम प्रशासन अगर बोल देते हैं तो हमारे मन में ये शंका आ जाता है कि अरे भैया, प्रशासन मतलब तो पुलिस विभाग। और भी तो विभाग हैं, उससे भी प्रशासन ही कहा जाता है। अब इस विभिन्न विभागों में जो नियुक्तियां होती हैं और जो आवेदक द्वारा जो फॉर्म और दस्तावेज और अनुभव और जाति, निवास, ये सब जो जमा किया जाता है, क्यों नहीं सरकार और उस विभाग द्वारा बारीकी से जांच किया जाता है। बारीकी से कोई भी विभाग जांच नहीं करता है अमुक दस्तावेजों की, और बाद में अगर कोई आरटीआई लगाता है तो उसे उल्टा परेशान किया जाता है कि आप गलत कर रहे हो, किसी के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो। अरे भैया, निवेदन, प्रणाम। वो जो आरटीआई करता रहता है ना, कार्यकर्ता, वो किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है। भविष्य के साथ ये फर्जी लोग, जिनके पास अनुभव, जाति, निवास, मार्कशीट, एक से एक डिग्रियां भैया, एमबीए, एमएसडब्ल्यू, ऐसी डिग्रियां हैं बहुत से लोगों के पास। जिनको पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, वो नौकरी कर रहे हैं। तो इसको रोका जाए। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के जो फर्जी कार्य हो रहे हैं, जो फर्जी लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको शासन जो है, शासन और प्रशासन दोनों से निवेदन है भैया, दोनों से, आप दोनों से निवेदन है। क्योंकि अगर आपके बच्चे रहते ना, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ महोदय कि आप एड़ी चोटी एक कर देते उस व्यक्ति को उस विभाग से निकालने के लिए। आप एक छानबीन समिति, एक स्वतंत्र विभाग बनाइए, जहां हम जैसे या मेरे और जो युवा साथी हैं, या हमारे छत्तीसगढ़ में जो युवा हैं, सरगुजा में,
अन्य ज़िलों में जितने युवा साथी हैं वो अपने हक मतलब अपना अधिकार, भाई हम 12 साल 15 साल 17 साल मेहनत करते हैं एक नौकरी पाने के लिए। अब कुछ फर्जी लोग रहते हैं, फर्जी मतलब फर्जी सर्टिफिकेट वाले, फर्जी दस्तावेज वाले, फर्जी अनुभव वाले, फर्जी जाति वाले, फर्जी निवास वाले, जो चंद महीनों में चंद दिनों में और मोटी रकम के साथ एक अच्छी सी डिग्री पाकर उस विभाग में नौकरी हेतु अप्लाई कर देते हैं और उनकी नौकरी लग जाती है। कई अधिकारियों द्वारा, मैं अभी उस अधिकारी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कई अधिकारियों द्वारा नियमित रेगुलर जो छात्र कॉलेज में पढ़ रहा है उसको कलेक्टर दर पर आदेश दे दिया जाता है कि जाओ मुन्ना, तुम उस विभाग में ऑपरेटर का काम कर सकते हो। और वो कंप्यूटर पास होता है 2010 में और उसको आदेश दिया जाता है 2007 में। 2007 में आदेश दिया जाता है, जबकि 2007 में वो कॉलेज का रेगुलर छात्र होता है और उसको आदेश दिया जाता है कलेक्टर दर पर कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य करने का। भैया उसके पास कंप्यूटर ऑपरेटर की डिग्री ही नहीं है तो कार्य कैसे करेगा, लेकिन दे दिया जाता है। और जिस विभाग में वो जाता है कार्य करने वहाँ मात्र 3 महीना कार्य करता है और उसको 5 साल का अनुभव दे दिया जाता है। अब बताइए, अगर मान लीजिए कलेक्टर दर पर उस लड़के ने कार्य किया है तो उसका वेतन, कलेक्टर दर का वेतन उस विभाग के माध्यम से ट्रेजरी कोषालय, जिला कोषालय से ही निकलेगा। वेतन तो उसे दिया जाएगा क्योंकि बिना वेतन वो कार्य कर नहीं सकता है। अब सोचने वाला विषय ये है कि उस अधिकारी द्वारा ऐसा क्यों किया गया और उस विभाग द्वारा जो उसका अंग था, जो परियोजना था, उस परियोजना द्वारा 3 महीने के बदले 5 साल का अनुभव प्रमाण पत्र क्यों दिया गया। ठीक है, दे भी दिया गया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो उस विभाग में कार्य किया है तो उसका वेतन तो जरूर निकला होगा, वो भी कोषालय के माध्यम से। अब आरटीआई लगाया जाता है तो उस विभाग द्वारा ना उस बच्चे का विवरण, ना उस ट्रेजरी, उस कोषालय का ऑफिस कॉपी दिया जाता है। मैं विगत 7 वर्षों से उस विभाग से इन जानकारियों को मांग रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो किसे बचाना चाहते हैं, किसे रोकना चाहते हैं, क्या छुपाना चाहते हैं। मैं तो बस इतना ही जानना चाहता हूँ कि महोदय, सर, बड़े भैया, आप मुझे कम से कम ये तो बता दो कि वो लड़का अगर कार्य किया है तो उसका वेतन निकला है, ट्रेजरी की कॉपी दे दो मुझे, अगर है तो ट्रेजरी की कॉपी। और ये भी बता दें कि क्या किसी रेगुलर छात्र को कलेक्टर दर पर कार्य करने का नियुक्ति आदेश दिया जा सकता है। अगर दिया जा सकता है कलेक्टर दर पर रखने का आदेश, तो उस विभाग द्वारा कलेक्टर महोदय की अनुमति लेनी होती है, जो नोट शीट के माध्यम से होता है।
तो उस नोट शीट की कॉपी मुझे दे दी जाए, मैं भी देख लूँ। क्या है ना, क्या होता है कि भाई मन में शंका नहीं रखनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसा क्या कमी था, मेरे अंदर ऐसा क्या कमी था कि मैं उस पद के लिए, उस पद के योग्य नहीं था। और जो फर्जी तरीके से अनुभव बनवाया, उसका फर्जी तरीके से अनुभव बना, फर्जी तरीके से उसको कलेक्टर दर पर नियुक्ति आदेश दिया गया, वो भी रेगुलर कॉलेज के रेगुलर छात्र को, जो छात्र बीएससी कर रहा था। और 2010 में उसने कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त की है। अब उस व्यक्ति के पास योग्यता है, हमारे पास, हम जो 17 साल और कंप्यूटर क्या क्या किए भैया, हमारे पास तो योग्यता ही नहीं है। इसलिए सरकार और प्रशासन से निवेदन है कि एक ऐसा विभाग बनाए जहां पर हम जैसे पीड़ित युवा जो हैं वो जाकर शिकायत कर सके और उसका निष्पक्ष जांच हो सके, हमारी मन की शंकाओं को दूर किया जा सके। नहीं तो मानसिक पीड़ा जो होती है बहुत बेकार होती है। बहुत से युवा जो हैं वो गलत रास्ते पर चल जाते हैं, बहुत से आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत से जो हैं मानसिक पीड़ा में पागल हो जाते हैं। उनके दुख और दर्द को अगर समझना है तो किसी भी सरकार को, किसी प्रशासन को या किसी भी व्यक्ति को उस व्यक्ति से बात करके देखना चाहिए ज़मीनी हकीकत क्या है। क्योंकि पांचों उंगली बराबर नहीं होती है। हो सकता है कि राजा का बेटा राजा हो, लेकिन एक गरीब घर का जो बच्चा रहता है वो पैदा भी गरीब होता है, उसका अगर किस्मत ख़राब रहता है तो वो बेचारा गरीब ही मरता है। अगर वो चाहता है कि हम कुछ शिक्षा प्राप्त करके अच्छे पद पर जाएं, अपने परिवार का भरण पोषण करें, तो ये समाज के फर्जी लोग हैं, गंदे लोग, बेकार लोग, ये उनके रास्तों में कांटे बिछा देते हैं। इस पर ध्यान दिया जाए। ये आज का खबर जो था वो बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा लगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बीएड डीएड की फर्जी डिग्रियां कॉलेजों में मोटी रकम से देती हैं। कॉलेज का नाम नहीं लिखा हुआ है इसमें, लेकिन अखबार में आना, दैनिक भास्कर जैसे अखबार में जिसे लाखों करोड़ों लोग पढ़ते हैं, इस अखबार में आना मतलब कि कहीं ना कहीं भाई आग तो है, कहीं भी आग लगता है तभी धुआं उठता है, ऐसा होता होगा, तभी तो ऐसा है, ऐसा दिया हुआ है पेपर में। अब सोचने का विषय हमको और आपको है कि हम अपने बच्चे को जो शिक्षा देते हैं वो कौन सी शिक्षा देते हैं। और रहा सवाल, सरकारी स्कूल के सभी टीचर खराब नहीं होते हैं, खराब सोच होता है। हर व्यक्ति नौकरी सरकारी करना चाहता है, लेकिन अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, और पढ़ाते भी तो ऐसे ही खबर मिलता है। चलिए खैर कोई बात नहीं। सारी जिम्मेदारी समिति की होनी चाहिए, उस विभाग की होनी चाहिए जो नौकरी देते समय किसी भी उम्मीदवार का दस्तावेज, आवेदन अच्छे से जांच पड़ताल नहीं करता है। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। चलिए, नमस्कार, शुभ रात्रि।